हेलो क्लास 11th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। ठीक है। क्लास 10th और क्लास 11th की अगर हम सिलेबस की बात करें तो 10th का सिलेबस जो था वो बहुत कम था अगर हम कंपेयर करेंगे क्लास 11th के सिलेबस से। ठीक है। क्लास 10th में आपने केमिस्ट्री में कितने चैप्टर पढ़े थे? सिर्फ 4, है ना? थे तो 5 चैप्टर, बट एक चैप्टर रिड्यूस हो चुका था। आपने टोटल 4 चैप्टर पढ़े फॉर बोर्ड प्रिपरेशन। अब जब आप क्लास 11th में आ गए हो तो काफी चैप्टर्स हैं। आपकी बुक है, 2 बुक है आपकी, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आपको वो कवर करना है, प्लस साथ ही साथ आपको आईआईटी और नीट की भी तैयारी करनी है। तो जो भी चैप्टर रिड्यूस हुए हैं वो तो क्लास 11th के लिए हैं, बट अगर आप आईआईटी और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सारे चैप्टर्स कवर करने हैं। क्लियर है? देखो, क्लास 10th में क्या होता था कि हमने थोड़ा सा पढ़ लिया और उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता था, बट क्लास 11th में ऐसा नहीं है। जो चीज आप पढ़ोगे ना वो लंबे टाइम तक याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास 11th और क्लास 12th के जो हम चैप्टर्स पढ़ते हैं वही चैप्टर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। मैं आपको बता रही थी कि केमिस्ट्री तो वैसे बहुत वास्ट है, बट क्लास 11th में हमने सिर्फ 3 कैटेगरी में केमिस्ट्री को क्लासिफाई किया है। कौन कौन से हैं वो 3 कैटेगरी? देखो, सबसे पहला आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री। अगर मैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री ठीक है, केमिस्ट्री में सबसे पहला है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। सेकेंड केमिस्ट्री है आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे? फोर्सेस के बारे में। ठीक है, कि जैसे कोवलेंट फोर्स हो गया, आयनिक फोर्स हो गया, इसमें आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। वहीं अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वहां पे आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, एटम्स के बारे में पढ़ते हो, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हो। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या है? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं, और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लास 11th में आपका एक, और क्लास 10th में आपका एक ऑर्गेनिक का चैप्टर था। कौन सा? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्लास 12th में आपके 2 चैप्टर, क्लास 11th में आपके 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो हम उसको कवर करेंगे। बाकी आपको मैंने क्लासिफिकेशंस बता दिए हैं। ये तीनों हमें पढ़ना है, 2 बुक होंगी आपकी। फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आज इंट्रोडक्शन क्लास होगी। ठीक है, वही सारी चीजें रिपीट होंगी जो आप 9th में पढ़े हो, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो देखो, केमिस्ट्री होता क्या है? केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की, ठीक है, जो डील करती है एटम और मॉलिक्यूल्स के साथ, और कैसे एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, नया कंपाउंड बनाते हैं, उनकी स्टडी हम करते हैं केमिस्ट्री में। सो केमिस्ट्री इज अ chemistry is a branch of science that deals with the study of atom and molecules. Atom and molecules, that deals with the study of atom and molecules and how they combine
कंबाइन होके एक मैटर बनाते हैं, ठीक है। इसी की स्टडी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। अब हम स्टडी कर क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है, केमिस्ट्री का यूज देखो बहुत वास्ट यूज है केमिस्ट्री का, मेडिकल फील्ड में, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर डीएनए आरएनए इन सब में केमिस्ट्री का यूज है। पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो गया, पेंट इंडस्ट्रीज हो गया, हर जगह आपको केमिस्ट्री का यूज देखने के लिए मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके यूज की। यूजेस में सबसे पहला और जो मेन यूज है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, मेडिकल इंडस्ट्रीज में कैसे हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज देखो इसमें आपको सिस्प्लेटिन एंड सिस्टेक्सोल, ये तो इंपॉर्टेंट नेम है, पेपर में 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। जो सिस्प्लेटिन है और जो सिस्टेक्सोल है ये कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है, ठीक है। वहीं एक और नाम है AZT, AZT इसका क्या है, एजिडो थाइमिडीन, ये यूज किया जाता है एड्स में, ठीक है, ये यूज किया जाता है एड्स में। तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का हो गया। फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। हम बात करें पेंट इंडस्ट्रीज में, पेंट इंडस्ट्रीज, और क्या हो गया इसके बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में, पॉलीमर्स में, पॉलीमर पूरा एक केमिस्ट्री का ही ब्रांच है, ठीक है, हम केमिस्ट्री को यूज करते हैं, ये हमारा पॉलीमर। डीएनए आरएनए, ठीक है, इन सब में इसका यूज है। और क्या हो सकता है, इसके बाद पेंट तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है, फूड इंडस्ट्रीज हो गया, इन सब में केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा यूज है। अभी हमने एक टर्म पढ़ा था यहाँ पे, ये मैटर। अब इसको देखते ही मैटर होता क्या है, बट वैसे तो आप ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हो, ठीक है, बट एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि मैटर क्या होता है। मैटर मैटर क्या है, मैटर हमारे आसपास जितनी भी चीजें रखी हुई हैं जिनका खुद का मास है और उनका वॉल्यूम है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें मैटर कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैं भी एक मैटर ही हूँ, मेरे हाथ में पेन है, ये भी एक मैटर है, क्योंकि मैं इसको कहीं पे भी रखूंगी तो वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, इसका खुद का मास है, इसका वॉल्यूम है, ये मैटर है। ऐसी कोई भी चीज जिसके पास मास होता है, जिसका वॉल्यूम है, वो मैटर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मैटर इज एनीथिंग matter is anything which have mass and occupy space। occupy space का मतलब है वॉल्यूम, उसको हम बोलेंगे कि वो मैटर है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे चेयर हो गया, पेन है, ठीक है, और क्या हो गया, चेयर है, पेन है, बुक्स है, ये सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये सारे के सारे मैटर हो जाएंगे। अब हम मैटर को क्लासिफाई करते हैं, केमिकली क्लासिफाई करेंगे, फिजिकली क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सबसे पहला है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर
classifications of matter on the basis of physical characteristics. ठीक है, फिजिकली कैरेक्टरिस्टिक से अगर हम मैटर को क्लासिफाई करें तो आपकी बुक में 3 मैटर के बारे में दिया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 के अलावा भी 2 और होते हैं जो हमें जनरली पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे होते तो बहुत सारे अभी आपको नहीं पता है उतना, लेकिन जनरली क्लास 12 तक आपको 5 के बारे में तो बता ही दिया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 के बारे में हमें पढ़ना है। ये 5 तरीके के मैटर होते हैं जिनका क्लासिफिकेशन हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। सॉलिड, आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाना। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक की रीडिंग तो मस्ट है, वो तो करना ही करना है। ओके, सबसे पहले अगर सॉलिड की बात करें तो बेसिक अगर मैं सॉलिड का जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा होता है, देखो मैंने एक बॉक्स ले लिया, इसमें जब हम सॉलिड को रखेंगे तो बहुत ही उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इनके बीच में जो गैप होता है ना वो ना के बराबर होता है, बहुत कम गैप है। ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता, पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सबसे पहला सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप। एक तो इसका फिक्स शेप होता है, ठीक है, फिक्स शेप, वॉल्यूम भी इसका फिक्स होता है। ठीक है, दूसरा क्या है इसका, देखो जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। और अगर मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूल। इनके बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है। और क्या ये कंप्रेस हो सकते हैं सॉलिड, अगर मैं इस पेन को कंप्रेस करने की कोशिश करूं तो क्या ये कंप्रेस होगा, नहीं होगा, तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये तो सॉलिड्स के बारे में हमने देख लिया। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, पेन है और चेयर है, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, ये सॉलिड के बारे में। अब चलते हैं लिक्विड। सेकेंड टाइप का है हमारा मैटर लिक्विड। लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है वो मोर देन सॉलिड होता है।
जो सॉलिड में स्पेस है उससे ज्यादा ही लिक्विड का स्पेस है, ठीक है। सेम डायग्राम बनाएंगे हम। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इतना स्पेस रहेगा, तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा लिक्विड का। तो पहला क्या है, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। जो लिक्विड है उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट it has fixed volume but it has no fixed shape। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता। लिक्विड को हम जिस भी कंटेनर में रख देंगे वो उसका शेप ले लेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जो इनके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस है, आपको देख पा रहे हो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस दिख रहा है आपको, ठीक है। इतना सॉलिड में था क्या, नहीं था। तो इट हैज इंटरमीडिएट इंटरमोलिकुलर स्पेस, और वी कैन से दैट इनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉलिड। सो इंटरमोलिकुलर intermolecular space between the particles, intermolecular space between the particles is more as compared to, किससे कंपेयर करेंगे, सॉलिड से कंपेयर करेंगे तो, ठीक है। और क्या है, अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। अब क्या ये कंप्रेसिबल है, क्या हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, तो लिक्विड्स को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड में तो बिल्कुल नहीं होता बट इट इज कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबिलिटी इसमें होती है, ठीक है। 4 पॉइंट्स हो गया। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहीं पे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वाटर और हनी, ब्लड, ये सारा एग्जाम्पल है लिक्विड का। क्लियर है इतना। इसके बाद चलते हैं हम गैशियस पे, थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर। गैशियस में इसका अगर हम जनरल स्ट्रक्चर्स बनाएं तो क्या हो जाएगा, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है। पार्टिकल्स आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो जाएगी, सबसे पहला, जो गैस होता है उसका ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है ना ही उसका फिक्स शेप होता है। सो इट हैज नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। जिस भी कंटेनर में हम गैस को रख देंगे वो उस कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेगा, ठीक है। सेम विद लिक्विड ऑल्सो। उसके बाद क्या है, इनके बीच का अगर हम फोर्स की बात करें तो वीक बहुत ज्यादा होता है इनका फोर्स, ठीक है। इनके बीच में बहुत ज्यादा कम फोर्स लगता है, थोड़े से फोर्स लगाएंगे और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, weak force of attraction between the particles of molecules। ठीक है। और क्या हो जाएगा, स्पेस की बात करें तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है गैसियस में, ठीक है।
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लार्ज। बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है इनकी, बहुत ज्यादा हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तभी हम क्या करते हैं, जो एलपीजी सीएनजी सिलेंडर्स होते हैं उसमें हम कंप्रेस कर करके गैस उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तभी आपने देखा हो जो सिलेंडर्स फटते हैं वो इतने ऊपर उड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा उनके अंदर भरा होता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना स्पेस उनको मिल नहीं पाता है। तो जहां से स्पेस मिलेगा सारे मॉलिक्यूल्स भागने की कोशिश करेंगे, फिर वो ब्लास्ट हो जाता है ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। इनकी हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाए गैस का? N2 गैस है, O2 गैस है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, बहुत सारी गैसेस हैं, वो इनके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो ये था हमारा थर्ड स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बाद हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, बनता कैसे है प्लाज्मा, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपने लिया है सॉलिड, सॉलिड को आपने किया हीट, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। हम इसे कंटिन्यूअसली हीट करते रहेंगे, फिर मैंने इसको हीट किया, ये कन्वर्ट हो गया गैस में। मैंने अभी भी इसको हीट किया, गैस को भी हीट किया, तो ये क्या हो जाएगा, जो गैस है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उस वेपर्स को भी मैंने कंटिन्यूअसली हीट किया, तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली प्लाज्मा होता क्या है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को इतना ज्यादा हीट कर देते हैं कि वो आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आयनाइज्ड फॉर्म का क्या मतलब है, जैसे कि ये एक एटम है, ये एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके शेल है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल को छोड़ के निकल जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचता है, तो यानी कि वो मॉलिक्यूल, वो मैटर उस वक्त आयनाइज्ड फॉर्म में होता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, जब हमें आयनाइज्ड गैस कहीं देखने के लिए मिल जाए, उस टर्म को हम बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। एंड प्लाज्मा इज हाईली एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड स्टेट में होता है। क्या है प्लाज्मा? इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा इज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। It is highly energetic. It is highly energetic and super excited. Ionized gas. ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड और आयनाइज्ड गैस होते हैं। इनका यूज कहाँ किया जाता है? इनका यूज किया जाता है नियॉन बल्ब में, ठीक है, और फ्लोरोसेंट बल्ब्स में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड इन नियॉन साइन बल्ब एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। इसमें क्या होता है, देखो नियॉन बल्ब में नियॉन गैस प्रेजेंट होता है, जैसे ही उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलता है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, और जिस टाइप की गैस उसमें डाली जाएगी वो उसी टाइप का कलर शो करेगा। कलर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैसियस, ठीक है। वहीं अगर हम फ्लोरोसेंट ट्यूब की बात करें तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में डिफरेंट गैसेस लाइक हीलियम गैस हम भर सकते हैं, ठीक है। हीलियम के अलावा हम दूसरे गैसेस भी भर सकते हैं। अगर हम स्टार्स और सन की बात करें कि वो इतना क्यों ग्लो करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ये प्लाज्मा की जो हम बोलेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा की वजह से ही सन और स्टार ग्लो करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं सन एंड स्टार्स ग्लो ड्यू टू प्लाज्मा।
ये था प्लाज्मा के बारे में, ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर इज BEC, बोस, आइंस्टीन और कंडेंसेट। देखो ये जो फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर है ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, किसने, SN बोस ने और सेकंड एल्बर्ट आइंस्टीन ने। सबसे पहले SN बोस ने इस पे स्टडी की और उन्होंने जो भी स्टडी किया था वो किसको भेजा, एल्बर्ट आइंस्टीन को। फिर उन्होंने उसकी आगे की थ्योरी को डिस्कवर किया और बन गया फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट इज बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। टू साइंटिस्ट कौन कौन से थे, SN बोस, ठीक है, एंड अल्बर्ट आइंस्टीन, इन दोनों ने मिलके दिया था। अब ये होता क्या है, ठीक है, अभी हमें पता करना है कि होता क्या है। हमने प्लाज्मा में देखा था कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होता है तब वो प्लाज्मा बनता है। यहाँ बोस आइंस्टीन में क्या होता है, बहुत लो टेम्परेचर देना पड़ता है। कितना लो, -273.15 डिग्री केल्विन। अगर मैं इसकी इट इज लिख लेते हैं इसको, BEC is fifth states of matter, BEC is fifth state of matter। वो बीच बीच में थोड़ा सा कैमरे का प्रॉब्लम हो रहा है, बट आपको मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। इट इज फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट हैज वेरी लो टेम्परेचर। अगर हम इतना टेम्परेचर एक्वायर कर लेंगे, -273.15 डिग्री केल्विन सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना हम टेम्परेचर एक्वायर कर लेंगे तो हम फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर बना सकते हैं। क्लियर है इतना, देख लो इसको। इसके बाद हम किस पे चलेंगे, हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे केमिकली, ठीक है, कितना हो गया है। इसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं मैटर को। अब हम इसको कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। कैरेक्टराइज केमिकली, देखो इसमें क्या होगा, केमिकली हम कैसे कैटेगराइज करेंगे, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के बेसिस पे। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंस क्या होता है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस मींस ऐसी चीज जो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलके बना हो, ठीक है, या फिर मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हो बट इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो उसको हम बोलेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। क्या हो जाएगा प्योर सब्सटेंस में, इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप, it is made up of one type of substance, it is made up of one type of substance or more than one type of substance, more than one type of substance, but in a fixed ratio, but with fixed ratio में होने चाहिए अगर more than one kind of substance, more than one kind of atom present है तो, ठीक है। it is made up of one type of atom, we can say it is made up of one kind of atom और मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, एक से या फिर एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलके बन सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस के अंदर हमारा आता है कौन कौन से,
एलिमेंट्स और दूसरा होता है हमारा कंपाउंड्स। ये आएगा हमारा प्योर सब्सटेंस के अंदर। अब हम कैटेगराइज करेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को। सबसे पहला है एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा? जैसे H2, N2, O2, तो ये सारे की सारी क्या है? एलिमेंट्स हैं। He, ये सब एलिमेंट्स है। अब इसके बाद हम कंपाउंड्स की अगर बात करें कि कंपाउंड्स क्या होता है, तो कंपाउंड्स में क्या होगा? मोर देन वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। यहां पे हो जाएगा कंपाउंड। इट इज मेड अप ऑफ मोर देन one type of atom, but in a fixed ratio। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वाटर। अब वाटर बनाने का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। अगर हमें वाटर बनाना है तो 2 मोल्स हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए भी हमें 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन की जरूरत है। ठीक है, तो ये बन गए हैं मोर देन वन काइंड ऑफ एटम से मिलके बना है। इसमें 2 है या फिर 2 से ज्यादा एटम भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ये एक फिक्स रेशियो में बने हैं। ठीक है, देख लो इनको एक बार। फिर इसके बाद हम करेंगे, ये हमारा प्योर सब्सटेंस था। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस और वी कैन से मिक्सचर। अगर हम इम्प्योर वर्ड यूज ना करें तो सेकेंड आएगा हमारा मिक्सचर। देखो, मिक्सचर जो है वो 2 टाइप का होता है। होमोजीनियस, पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जब कोई भी सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, कोई भी अनडिसॉल्व पार्टिकल्स हमें नहीं दिखते हैं, कोई भी हमें अलग से बाउंड्री नजर नहीं आती है, तो हम उसको बोलते हैं कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। वहीं अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो वहां पे अनडिसॉल्व पार्टिकल्स हमको दिखते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूट होते हैं वो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं, उसमें के पार्टिकल्स हमको सॉल्वेंट में दिखाई देते हैं, एक अलग से बाउंड्रीज दिखाई देती हैं, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, फर्स्ट है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें क्या हो जाएगा? व्हेन solute completely dissolve in solvent, when solute completely dissolved in solvent and no visible boundaries is present, then it's called homogeneous mixture। तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर का? सॉल्ट प्लस वाटर और शुगर प्लस वाटर। अगर हम वाटर में सॉल्ट या फिर शुगर मिलाते हैं तो जब वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाता है तो हमें अलग से नजर नहीं आता कि कहाँ पे चीनी है कहाँ पे नमक है। ठीक है, तो ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा? जहां पे जो सॉल्यूट है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं सॉल्वेंट में। व्हेन सॉल्यूट remains when solute remains undissolved, when solute remains undissolved in solution or in solvent and there is visible boundaries and there is visible, और वहां पे हमें विजिबल बाउंड्रीज नजर दिखती है। बाउंड्रीज अलग अलग होती है, जैसे कि हम सैंड प्लस वाटर ले लें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सैंड प्लस वाटर और ऑयल प्लस वाटर, ये इसमें डिसॉल्व नहीं होता है, हमें अलग से दिख जाएगा सैंड कहाँ है और वाटर कहाँ है, ऑयल कहाँ है वाटर कहाँ है, तो हमें अलग से दिख जाएंगे। तो ये है हमारे मिक्सचर्स होते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा बेसिक्स थी, ठीक है, ये 9th का पूरा टॉपिक था। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जहां तक आज की क्लास में पढ़ाया है एक बार बुक से जरूर रीड कर लेना, ठीक है, बाकी का करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।